दोस्तों 9th क्लास के केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ चुके थे ठोस पदार्थों के गुणों के बारे में। अब हम लोग चलते हैं कि पदार्थ की द्रव अवस्था के कौन कौन से गुण होते हैं, उसके बाद पदार्थ की गैसीय अवस्था जो तीसरी अवस्था है उसके क्या क्या गुण होते हैं उसके बारे में। तो पदार्थ की जो द्रव अवस्था होती है उसका पहला गुण तो ये है कि द्रव की आकृति निश्चित नहीं होती है, किंतु उसका आयतन निश्चित होता है। आयतन का मतलब अगर वो द्रव 2 लीटर है, 5 लीटर है, 10 लीटर है तो वो आयतन उसका ज्यों का त्यों बना रहेगा, लेकिन आकृति उसकी बदलती रहेगी। अर्थात उस द्रव को हम जिस प्रकार के पात्र में रखेंगे, बर्तन में रखेंगे, वो द्रव उसी प्रकार का हो जाता है। अगर हम पानी को बाल्टी में रखेंगे तो वो बाल्टी के जैसा हो जाता है, उसको हम ग्लास में रखेंगे ग्लास के जैसा हो जाता है, टब में रखेंगे टब के जैसा हो जाता है। तो वो बर्तन पर डिपेंड करता है और उसी के अनुसार उस द्रव की आकृति बदलती है। लेकिन उसकी जो मात्रा है, उसका जो आयतन है, यानी जितना वो उसके द्वारा अधिकृत स्थान है वो निश्चित होता है, वो नहीं बदलता है। दूसरा गुण है कि द्रव का घनत्व उसके ठोस रूप के घनत्व से कम होता है। किसी भी द्रव का घनत्व जो है वो उसके ठोस रूप से कम होता है। हम पिछले भाग में हम आपको बता चुके हैं कि ठोस पदार्थों का घनत्व काफ़ी उच्च होता है, और घनत्व हम निकालते कैसे हैं? द्रव्यमान और आयतन के अनुपात को हम घनत्व बोलते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जब हम द्रव का घनत्व निकालते हैं तो द्रव का जो द्रव्यमान होता है और उसका आयतन जो होता है वो दोनों के अनुपात को जब हम निकालेंगे तो इसका घनत्व कम होता है ठोस की अवस्था मुताबिक। संपीड्यता, तो द्रव का ये गुण है कि ये असंपीड्य होते हैं, अर्थात ठोस की तुलना में ये थोड़ा संपीड्य तो होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह से इसको दबाया जा सकता है और इसको हम संपीड्य के रूप में हम कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो द्रव में अंतराण्विक स्थान जो होता है वो ठोस की तुलना में थोड़ा अधिक होता है, और थोड़ा अधिक होने के कारण ये थोड़ा सा संपीड्य होते हैं, कंप्रेसिबल होते हैं थोड़ा सा, लेकिन इसको माना जाए तो इनकम्प्रेसिबल ही माना जाएगा कि द्रव प्रायः असंपीड्य होते हैं। जहाँ तक द्रवणांक और क्वथनांक की बात है तो ठोस पदार्थों से इसका द्रवणांक और क्वथनांक बहुत ही कम होता है। चूँकि द्रव पदार्थों के द्रवणांक कमरे के ताप से कम होते हैं और क्वथनांक जो होता है वो कमरे के ताप से उच्च होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी द्रव पदार्थ, चाहे वो केरोसिन ऑयल हो, दूध हो, पानी हो, वो कमरे के तापमान पर कैसा होता है? द्रव की अवस्था में होता है। तो इसका द्रवणांक कम हो गया, यानी कमरे के तापमान से भी कम इसका द्रवणांक है। लेकिन जब क्वथनांक उस ताप को कहते हैं जिस ताप पर पदार्थ उबलना प्रारंभ करता है, तो उबलने के लिए इसको कमरे के तापमान से अधिक तापमान की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार से पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है तो ये कमरे के ताप से उच्च होते हैं। तरलता, फ्लूइडिटी, यानी बहाव की प्रवृत्ति। जितने भी द्रव पदार्थ हैं उन सब में बहाव की प्रवृत्ति होती है। अगर इसको खुला छोड़ दिया जाए, नीचे गिरा दिया जाए तो ये बहने लगता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये फैल जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि जो भी द्रव अवस्था में पदार्थ होते हैं उनमें अंतराण्विक स्थान जो होता है वो अधिक होता है, और अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर आकर्षण बल के कारण इसके जो कण है, इसका जो कण है, जैसे ये हम देख रहे हैं कि इसके जो कण हैं एक दूसरे को छोड़ देते हैं, और एक दूसरे को छोड़ देने के कारण सारे बिखर जाते हैं और इधर उधर बहने लगते हैं। तो द्रव कणों की गतिज ऊर्जा ठोस के कणों से उच्च होती है, और इसलिए द्रव में बहाव का गुण आ जाता है, और इसलिए इसकी आकृति भी बदलते रहती है कि जैसा शेप में इसको ढाला जाए वैसा ही शेप में ये बन जाता है, जबकि ठोस अवस्था में ऐसा नहीं होता है। किसी भी द्रव को आप गिरा कर देख सकते हैं, कमरे के फर्श पर, ज़मीन पर, कहीं पर भी अगर पानी गिरा दिया जाए तो वो क्या होता है? वो बहने लगता है। फिर होता है विसरण। तो विसरण का मतलब एक पदार्थ का दूसरे पदार्थ में बिल्कुल घुल मिल जाना, मिश्रित हो जाना। द्रवों में ये गुण पाया जाता है। द्रव जो पदार्थ होते हैं वो एक दूसरे में मिश्रित हो जाते हैं आसानी से, क्योंकि इनमें बहने का गुण होता है और इसके अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ही कमज़ोर होते हैं, जिसके कारण एक द्रव दूसरे द्रव में आसानी से घुल मिल जाते हैं। अर्थात द्रवों में विसरण की प्रवृत्ति पाई जाती है।
द्रव का जमना, ये जमना का मतलब फ्रीजिंग। कोई भी जो द्रव है उसको हम ठोस रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। और द्रव का जमना, जमना की परिभाषा जब पूछा जाए तो हम ये बता सकते हैं कि किसी भी द्रव को ठोस रूप में परिवर्तित होने की क्रिया को हम द्रव का जमना कहते हैं। जैसे जल को अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा किया जाए तो जल बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। हालांकि ये परिवर्तन क्या होता है, अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब इसको पुनः फिर जल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो द्रवों में जमने की प्रवृत्ति पाई जाती है, इसका ये गुण हो गया। अगला बाष्पन, तो किसी द्रव का कमरे के ताप या द्रव के क्वथनांक के नीचे के तापों पर बाष्प बनकर धीरे धीरे वायुमंडल में जाने की प्रक्रिया बाष्पन कहलाती है। अर्थात किसी भी द्रव को हम खुला छोड़ दें, कहीं पर धूप में खुला छोड़ दें, कमरे में खुला छोड़ दें, किसी भी स्थान पर जब हम खुला छोड़ देते हैं द्रव को, तो द्रव के ऊपर की सतह से उसका बाष्पीकरण होता है। उसके जो कण होते हैं ऊपरी सतह के, वो धीरे धीरे हवा में ऊपर मुक्त होकर के उड़ने लगते हैं, जिसको हम कहते हैं बाष्पीकरण या बाष्पन। तो द्रवों में बाष्पन का गुण पाया जाता है। अब अंतर सिर्फ यही है कि कुछ द्रवों में बाष्पन की क्रिया अधिक तेज़ी से होती है, जबकि कुछ द्रवों में बाष्पन की क्रिया बहुत कम होती है। जैसे पानी या दूध में देखा जाए तो बाष्पन की क्रिया कम होती है, जबकि पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, इन सबों में बाष्पन की क्रिया तीव्र होती है। ये तेज़ी से हवा में उड़ जाता है। ये अभी हम क्रियाकलाप के द्वारा देख सकते हैं। बाष्पन क्यों होता है, क्वेश्चन ये उठता है कि बाष्पन क्यों होता है। जब हम किसी भी द्रव को हम खुला छोड़ दें तो वो हवा में धीरे धीरे क्यों उड़ जाता है। जैसे आप गर्मी के दिनों में देखे होंगे कि नदी या तालाब का पानी सूख जाता है, छोटे छोटे तालाब का पानी वो सूख जाता है, ज़मीन दिखने लगता है, कुआं का पानी कम हो जाता है। तो ये ऐसा बाष्पन की क्रिया के द्वारा होता है। द्रव के कण हमेशा गमन करते रहते हैं, परस्पर एक दूसरे से टकराते रहते हैं। चूँकि वो कण स्थिर होते नहीं हैं, उनके बीच का आकर्षण बल जो होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए वो टकराते रहते हैं। जब उसको वायु में खुला छोड़ते हैं हम, तो ऊपर के जो कण होते हैं ऊपरी सतह का, मान लीजिए कि ये बर्तन में द्रव रखा हुआ है, तो ये द्रव का सबसे यहाँ पर का ऊपर के सतह का जो भी कण होगा वो हवा से उसका टक्कर होते रहेगा, हमेशा वो हवा से टकराते रहेगा। और ऐसी अवस्था में जो ऊपरी सतह वाले कण होंगे उनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, और उनकी ऊर्जा इतनी बढ़ जाती है कि वो द्रव के जो भी भीतरी कण है, इसके नीचे का जो कण है, वो उसके साथ जो आकर्षण है इसका वो समाप्त हो जाता है, और ये जल की सतह को छोड़ करके चल देते हैं, निकल देते हैं कि चलो मैं चलता हूँ घूमने। और इस प्रकार बाष्पीकरण क्रिया होती है। अब देखा जाए कि बाष्पीकरण किन अवस्थाओं में अधिक तेज़ी से होता है और बाष्पीकरण किन अवस्थाओं में धीमी गति से होता है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर बाष्पीकरण डिपेंड करता है। पहला है कि द्रव की प्रकृति पर। उस द्रव का क्वथनांक जितना कम होगा उसका बाष्पन उतनी ही तेज़ी से होगा। जैसे ईथर को अगर ले लिया जाए तो ईथर का क्वथनांक 34 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि जल को उबलने में 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, जबकि ईथर को उबलने में 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि ईथर पानी से पहले बाष्पीकरण हो जाता है, यानी बहुत ही कम तापमान पर ये बाष्पीकरण हो जाएगा। तो ये उस द्रव की प्रकृति पर निर्भर करता है, द्रव किस प्रकार का है, पेट्रोल है, डीजल है, ईथर है, अल्कोहल है, पानी है, इन सारे द्रवों का जो बाष्पन होता है वो अलग अलग तापमान पर होता है। दूसरा डिपेंड करता है द्रव के ताप पर। ताप जितना अधिक होगा, यानी गर्मी जितनी अधिक होगी, बाष्पन उतना ही तेज़ी से होगा। जैसे कि देखा जाए कि गर्मी के दिनों में जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जितने भी छोटे छोटे नदी या तालाब हैं उसका पानी सूख जाता है, कारण यही है कि तापमान बढ़ने पर बाष्पन बहुत तेज़ी से होता है। कारण क्या है कि तापमान बढ़ जाने पर द्रव के जो भी ऊपरी कण हैं, ऊपरी सतह के कण, उसका औसत वेग बढ़ जाता है गर्मी के कारण, और वो द्रव की सतह के नीचे वाले कणों से को छोड़ करके वो निकल जाते हैं।
तीसरा डिपेंड करता है द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्थात द्रव का सतह जितना अधिक होगा वो वाष्पन उतनी ही तेज़ी से होगा। अगर हम द्रव को एक चौड़े मुँह वाले बर्तन में रखते हैं धूप में और एक छोटे मुँह वाले बर्तन में रखते हैं, दोनों में द्रव का आयतन निश्चित सेम है, बराबर है, 1 लीटर पानी दोनों में हम रख दिए, तो जिस बर्तन का मुँह चौड़ा है अर्थात जिसका क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल अधिक है, उसमें वाष्पन क्रिया जो है वो अधिक होगी, और जिसका सतह कम है उसमें वाष्पन क्रिया कम होती है। तो ये डिपेंड करता है द्रव के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, कि द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक होने पर वाष्पन क्रिया अधिक होगी, द्रव का पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने पर वाष्पन क्रिया कम होगी। वायु का वेग जितना अधिक होगा वाष्पन क्रिया उतनी अधिक होगी तेजी से, जबकि वायु का वेग अगर कम होता है तो वाष्पीकरण भी धीमा होता है। हम देखते हैं कि जब हवा तेज चलती है तो भीगे हुए गीले कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, जबकि हवा कम रहने पर वो देरी से सूखता है। उसी प्रकार से पेट्रोल को एक ऐसे कमरे में रख देते हैं जहाँ कोई पंखा ना हो, आप देखेंगे कि पंखे के नीचे रखा हुआ पेट्रोल जल्दी से वाष्पित हो जाता है शीघ्रता से, जबकि जहाँ पर पंखा नहीं चल रहा है, हवा नहीं है, वहाँ का पेट्रोल थोड़ा देरी से वाष्पीकृत होता है। 5वां नंबर में ये डिपेंड करता है वाष्पीकरण आर्द्रता पर। आर्द्रता का मतलब हुआ कि वायुमंडल में नमी की मात्रा, वाष्पन के वेग पर वायुमंडल की आर्द्रता जो है वो बहुत ही प्रभाव डालती है। तो ये जानना आवश्यक हो जाता है कि जो वायुमंडल में आर्द्रता है वो कितनी है। अगर वायुमंडल में जलवाष्प की मात्रा अधिक होगी, जलवाष्प का मतलब पानी के छोटे छोटे कण अधिक होगी, तो वो वाष्पीकरण उसमें बहुत कम होगा। जबकि सूखी हवा में, सूखी हवा का मतलब जिस हवा में जलवाष्प की मात्रा ना के बराबर हो, बहुत कम हो, तो वैसी हवा में वाष्पीकरण बहुत तेज़ी से होता है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में गीले कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, क्योंकि गर्मी के दिनों की हवा जो होती है वो शुष्क हवा होती है, उसमें नमी की मात्रा यानी आर्द्रता नहीं होती है, आर्द्रता बहुत कम होती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वाष्पन की क्रिया जब भी होती है और जहाँ भी होती है वहाँ पर वो ठंडक उत्पन्न होता है उससे, और इसको भी हम एक प्रयोग के द्वारा देख सकते हैं। लेकिन ठंडक उत्पन्न क्यों होता है? तो जिस सतह पर द्रव का वाष्पन होता है वो क्या होता है, सतह पर के द्रव के कण उस द्रव के भीतरी भाग से जो है वो ऊष्मा ग्रहण करते हैं, और ऊष्मा ग्रहण करने के कारण उस द्रव के अंदर के भाग का तापमान बहुत कम हो जाता है, यानी वो ठंडा हो जाता है, और ऊपरी सतह का जो भी कण है वो उसके तापमान को खींच करके वो अत्यधिक उसमें ऊर्जा प्राप्त होती है, उसका वेग बढ़ जाता है और वो उस सतह को छोड़कर हवा में निकल जाते हैं, यानी वाष्पीकृत हो जाते हैं और वो द्रव ठंडा हो जाता है। जिस प्रकार गर्मी के दिनों में जब हम एक घड़े में पानी को रखते हैं, मिट्टी का घड़ा, तो जब हम मिट्टी के घड़े में पानी को रखते हैं तो वो पानी बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। कारण ये है, ये मिट्टी का जो सुराही होता है या घड़ा जो होता है उसमें बहुत छोटे छोटे यानी महीन महीन सूक्ष्म छिद्र होते हैं, और सूक्ष्म छिद्र से होकर के पानी की जो मात्रा है वो धीरे धीरे रिसते रहती है। पानी बाहर रिसते रहता है, और बाहर जो है तापमान अधिक होने के कारण यानी गर्मी अधिक होने के कारण उसका बाष्पीकरण होते रहता है, यानी वो पानी सूखते रहता है, वायु में चले जाते हैं। और इन कणों के वाष्पन के लिए जो हवा में, अभी हम बता रहे थे कि सतह के जो भी कण हैं उनका ऊर्जा बढ़ जाता है अंदर के तापमान को लेने के बाद। तो वाष्पन क्रिया जब होती है घड़े के पानी की ऊपरी सतह पर यानी घड़े के बाहर, तो वो ऊष्मा सुराही के जल से वो प्राप्त करता है, इसके कारण सुराही या घड़े का जो पानी है वो ठंडा हो जाता है। एक और प्रयोग हम करके देख सकते हैं। अपनी हथेली पर जब हम स्प्रिट की 1-2 बूंद डालते हैं तो हथेली पर ठंडक का एहसास होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब हम हथेली पर जो स्प्रिट या ईथर लेते हैं तो ईथर या स्प्रिट का जो वाष्पन होता है वो बहुत ही कम टेम्परेचर पर होता है और बहुत तेज़ी से होता है। तो वाष्पन होने के कारण हथेली पर जो ईथर है या स्प्रिट है वो आवश्यक ऊष्मा हमारी हथेली से प्राप्त करता है, हमारे हाथ से प्राप्त करता है, और इसलिए हमारा
हाथ जो है वो ठंडा हो जाता है, हमें ठंडक का एहसास होता है। एक और क्वेश्चन उठता है जो कि बाष्पीकरण से ही रिलेटेड है, बाष्पन क्रिया से रिलेटेड, कि गर्मी के दिनों में हम कपास से बने हुए सूती कपड़े क्यों पहनते हैं और सूती कपड़े पहनना हमारे लिए आरामदायक क्यों होता है गर्मी के दिनों में। तो गर्मी के दिनों में गर्मी के कारण हमारे शरीर से, हमारी त्वचा से बहुत अधिक मात्रा में स्वेट यानी कि पसीना निकलता है, और पसीना हमारे शरीर से जो ऊष्मा प्राप्त करता है, ऊष्मा प्राप्त करने के बाद बाष्पीकृत होता है। तो सूती कपड़ा जो हम पहनते हैं वो जल का अच्छा शोषक है, यानी हमारे शरीर से जो भी पसीने निकलते हैं उन पसीने को ये आसानी से सोख लेता है, और आसानी से सोख करके, चूँकि ये कपड़ा जो हम पहनते हैं सूती कपड़ा, ये बाहर से वायु के संपर्क में रहता है, जब हमारे सूती कपड़े पर हवा लगती है तो ये बहुत आसानी से सूख जाता है, और सूखने पर ये आवश्यक ऊष्मा हमारे शरीर से प्राप्त करता है, हमारे शरीर को ठंडक का एहसास होता है। और अगर हम सूती कपड़े के स्थान पर कोई और कपड़ा पहनते हैं तो वो कपड़ा जो है सूती के जैसा अच्छा शोषक नहीं है जल का, और वो हमारे पसीने को नहीं सोखेगा, और नहीं सोखने के कारण हमारा जो पसीना है शरीर का वो हमारे शरीर के अंदर ही चिपचिपे रूप में पूरा बॉडी जो है भीग जाएगा, और बाष्पीकरण क्रिया नहीं हो पाने के कारण हमारे शरीर में बहुत सारे जर्म्स या कीटाणु पैदा हो जाएंगे लगातार भीगे रहने के कारण। क्वथन और क्वथनांक किसे कहते हैं, तो इस शब्द का जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं, क्वथन और क्वथनांक का, कि जिस ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ करता है, उबलना मतलब खौलना, जब हम पानी को गैस चूल्हे पर या किसी भी ताप पर चढ़ाते हैं तो चढ़ाने पर वो कुछ देर के बाद जब उबलना प्रारंभ करता है, तो जिस समय वो उबलना प्रारंभ करता है, जितना टेम्परेचर वो लिया, लास्ट टेम्परेचर यानी जहाँ पर वो उबलना प्रारंभ किया, उस ताप को हम द्रव का क्वथनांक कहते हैं। और ये क्वथनांक जो है अलग अलग द्रवों में अलग अलग होते हैं, सभी पदार्थों के क्वथनांक अलग अलग। जिस प्रकार से पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और जो तापमान है द्रव का वो प्राप्त करने के बाद जब द्रव उबलने लगता है तो उबलने की क्रिया जो है क्वथन कहलाती है या उबलना कहलाती है। जब द्रव उबलता है तो उसके क्वथनांक पर दाब का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। दाब घटने और बढ़ने पर भी जो है द्रव का क्वथनांक घटता बढ़ता है। यदि द्रव का क्वथनांक जो है वायुमंडल का दाब जब अधिक होगा, वायुमंडल का दाब अधिक रहने पर द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। इसके विपरीत वायुमंडल का दाब कम रहने पर द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। यानी कि जब हम वायु के में ऊपर जाते हैं, अर्थात पृथ्वी तल से ऊंचाई पर जाते हैं, तो ऊंचाई पर जाने के बाद क्या होता है कि वायु दाब कम होने लगता है, जिससे द्रव का क्वथनांक भी कम हो जाता है। अर्थात हम पानी को अगर बहुत ऊंचे स्थान पर ले जाएं, मान लीजिए कि एवरेस्ट पर्वत पर ले जाते हैं, तो वो वहाँ जाने के बाद जो पानी हमारे इस ज़मीन पर 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, माउंट एवरेस्ट पर जाने पर वो 70 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलने लगेगा। कारण कि वहाँ पर काफ़ी ऊंचाई होने के कारण वायु दाब बहुत ही कम होता है, और वायु दाब बहुत कम होने के कारण जल बहुत कम तापमान पर उबलने लगता है। बाष्पन और क्वथन में अंतर क्या है, तो दोनों में बहुत अंतर है। बाष्पन जो है स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, अर्थात द्रव को हम कहीं पर भी रख दें वो धीरे धीरे द्रव हमारा क्या होगा, सूखते रहेगा, यानी कि उसके ऊपरी सतह पर बाष्पन क्रिया चलते रहती है, लगातार चलते रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी भी द्रव को, जैसे पानी या दूध को हम कहीं पर रख दें तो वो उबलने लगेगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। तो बाष्पन स्वतः, लेकिन क्वथन स्वतः नहीं। जब तक हम दूध या पानी को हीट नहीं देंगे नीचे से, यानी कि उसको हम चूल्हे पर जब तक नहीं चढ़ाते हैं, वो उबलना प्रारंभ नहीं करता है। तो यह एक निश्चित ताप पर ही संभव है। क्या निश्चित ताप पर संभव है? क्वथन, यानी कि उबलना। दूसरा पॉइंट अंतर हम देख सकते हैं कि द्रव के सिर्फ ऊपरी सतह पर होता है, जो बाष्पन है वो द्रव के अंदर नहीं होता है। लेकिन क्वथन जो उबलने की प्रक्रिया है ये संपूर्ण द्रव में होती है, द्रव के अंदर बाहर सतह पर भी अंदर द्रव उबलता है, जिसके कारण द्रव से बुलबुले निकलते हैं और पूरे द्रव का जो है वो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर आने जाने लगता है।
बाष्पन क्रिया जब होती है तो ठंडक उत्पन्न होती है, जबकि क्वथन क्रिया में कोई ठंडक उत्पन्न नहीं होता है या गर्म होता है क्वथन क्रिया। फिर जब हम आते हैं पदार्थ की गैसीय अवस्था में, तो पदार्थ की गैसीय अवस्था के भी बहुत सारे गुण होते हैं, तो इसके बारे में हम तीसरे भाग में पढ़ेंगे। आज हम द्रव अवस्था के बारे में पढ़ चुके, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बेहतर ढंग से समझ में आया होगा। और अगर कहीं पर कोई किसी भी पॉइंट पर कोई आपको दिक्कत महसूस हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और उसका आंसर मैं आपको दे दूँगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में इस चैप्टर के तीसरे भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।